हेलो बच्चों, बॉटनी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड की यूनिट फिफ्थ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। सीड डिस्पर्सल, बीज प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसे। हाँ, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीड डिस्पर्सल, यानी बीज प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, तुम्हें पता है निषेचन के बाद में जो है जाइगोट बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। ठीक है, उसी क्रम में अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज निर्मित होते हैं। ठीक है, अब ये जो बने हुए बीज है फल के अंदर, उनका जो प्रकीर्णन है वो किन किन विधियों के द्वारा होता है, कैसे होता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, उसको आज हम देखने वाले हैं। बीज प्रकीर्णन की जो घटना है वो समस्त बीजीय पादपों में पाई जाती है। अर्थात एंजियोस्पर्म के साथ साथ में आपको याद होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म पादप है उनमें भी बीजों का निर्माण होता है। तो बीज प्रकीर्णन जिम्नोस्पर्म में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, बीजीय पादपों में निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस समय बीज का अन्य स्थान पर वितरण किया जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। मात्र पादप से निर्मित बीजों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे कि मूल पादप है जिसमें कि फल और बीज अथवा सिर्फ बीजों का निर्माण हुआ है, तो वो जो निर्मित बीज है उनका उस स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचना, वही क्या कहलाता है अपना बीज प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल। दोबारा पढ़ते हैं, मात्र पादप से निर्मित बीजों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादपों में बीज प्रकीर्णन अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, जो निम्न है। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि बताइए पादपों में बीज प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है अथवा किन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बीज प्रकीर्णन की परिघटना होती है। तो 3-4 पॉइंट है, इसके देख लेते हैं। फर्स्ट है जाति के व्यापक प्रसार के लिए। ठीक है बच्चों, कोई भी जाति हो, मनुष्य जाति हो या पादप जाति हो, कोई भी जाति हो, वो यह प्रयास करती है कि उसकी जो निरंतरता है इस जगत में वो बनी रहे और उसकी संख्या लगातार बढ़े। तो इसीलिए इसी क्रम में बीज प्रकीर्णन को भी इसी का एक मैकेनिज्म माना जा सकता है, जिसके द्वारा कि जो पादप है अपनी जाति की व्यापकता बनाए रखते हैं या उसका प्रसार इस माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जाति के व्यापक प्रसार के लिए। सेकंड है बीजों के द्वारा निर्मित पादपों में संघर्ष को कम करने के लिए। ठीक है, बीजीय पादप होते हैं। ठीक है, तो उससे पादप जो है निर्मित होते हैं, तो उनमें संघर्ष जो है उसको कम करने के लिए बीज प्रकीर्णन की घटना होती है। क्योंकि एक ही स्थान पर समान प्रकार के पादप अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भोजन और आवास के लिए उनमें संघर्ष होगा। तो बेहतर होगा कि बीज प्रकीर्णन के द्वारा जो बीज है वो अन्य स्थानों पर भी स्थानांतरित हो जाए, ताकि एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक ही तरह के जो पादप है उनकी सघनता ना हो पाए।
ठीक, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पढ़ते हैं बच्चों, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। बात वही है, किसी भी जाति का अस्तित्व तब तक ही होता है जब तक कि उसमें व्यापकता पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है। कोई जाति तभी तक ही जीवित रह पाएगी जब उसकी निरंतरता बनी रहे, वो विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों को अडॉप्ट कर ले। उसके लिए क्या आवश्यक है? बीज प्रकीर्णन। तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी जो है बीज प्रकीर्णन आवश्यक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, विभिन्न आवासों में अनुकूलनों के विकास को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई पादप जाति है, वो एक विशिष्ट प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है कि उस आवास में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जो सजीव है, जो पादप है, मान लीजिए नष्ट हो जाते हैं, तो वो जाति भी अंततः नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर मान लीजिए कोई एक पादप जाति है, उसका जो बीज है प्रकीर्णन के माध्यम से किसी अन्य स्थानों पर विभिन्न अलग प्रकार की जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनमें जाके उगता है और उस वातावरण के प्रति अनुकूलन विकसित करता है, तो बीज प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है इन अनुकूलनों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या उसको एक तरह से आप मान लीजिए जो अनुकूलन है उनके जो विकास को है उसको प्रेरित करती है इनडायरेक्टली। ठीक बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे कंपटीशन की एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आपको ये पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव पेपर में ये इम्पोर्टेंट है, आता रहता है छोटे क्वेश्चंस में। ठीक, परिभाषा पढ़ ली हमने। ठीक है, बीज प्रकीर्णन के जो उद्देश्य हैं बच्चों वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह इस प्रकार विभिन्न साधनों के माध्यम से भिन्न भिन्न वातावरणीय क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं, बीजों के बारे में बात हो रही है, तथा अंकुरित होते हुए विभिन्न अनुकूलनों के साथ नए पादप का निर्माण करते हैं। बीज प्रकीर्णन कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न वातावरणीय क्षेत्र में स्थानांतरित होकर अंकुरित होते हुए अनुकूलता विकसित करते हुए नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, इसी का सब टॉपिक है बीज प्रकीर्णन के साधन। ऐसे कौन कौन से साधन है जिनके द्वारा कि बीज प्रकीर्णन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कई कारक हैं, जिसमें कि वायु द्वारा प्रकीर्णन है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जल द्वारा प्रकीर्णन, उसके बाद पढ़ेंगे जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन, एक्सप्लोजिव मेथड्स के द्वारा प्रकीर्णन। तो ये कई प्रकार है, तो उसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीज प्रकीर्णन के साधन या युक्तियाँ, इसको युक्ति भी बोलते हैं, बीज प्रकीर्णन की युक्तियाँ या मेथड्स। व्यापक क्षेत्रों में बीज प्रकीर्णन के लिए यह अनेक जैविक व अजैविक कारकों का उपयोग करते हैं। यह बीज प्रकीर्णन के साधन कहलाते हैं, जो निम्न हैं। देखिए बच्चों, बीज प्रकीर्णन के लिए जैविक और अजैविक दोनों कारकों का उपयोग किया जाता है। जैविक कारकों में आगे मान लीजिए जीव जंतु वगैरह आ गए, अजैविक जो कारक है उसमें वायु आ गया है, जल वगैरह आ गए हैं। ठीक है, तो बीज प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है जैविक और अजैविक दोनों कारकों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले वायु द्वारा बीज प्रकीर्णन। विभिन्न पादपों में फल व बीजों का स्थानांतरण मुख्यतः वायु द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अधिकांश जो पादप है उनमें जो फल है और बीजों का जो स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्यतः वायु के द्वारा किया जाता है। यह वायु द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, यह एनीमोपोरी भी कहलाती है। ये जो घटना है वायु द्वारा प्रकीर्णन, इसको एनीमोपोरी भी कहते हैं। ये टर्म आप याद रखिएगा। इस प्रकीर्णन के लिए पादप के फल व बीज अनेक विशेषताएं या अनुकूलन प्रकट करते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि वायु द्वारा जो है बीज प्रकीर्णन होता है, लेकिन इस बीज प्रकीर्णन के लिए फल अथवा जो बीज है उसमें अनेक विशेषताएं जो होती है या अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। तो वो अनुकूलन कौन कौन से हैं एक एक करके हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला है अनुकूलन हल्के बीज व फल।
पादपों में अत्यधिक संख्या में तथा अत्यंत हल्के फल व बीज निर्मित होते हैं। यह वायु द्वारा आसानी से स्थान परिवर्तन दर्शाते हैं। बच्चों, संख्या में अधिक बनेंगे और हल्के फल और बीज अगर निर्माण होंगे तो वायु द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन दर्शा देंगे और बीज प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है आसानी से संपन्न हो पाएगी। इसका उदाहरण है बच्चों ऑर्किड्स वगैरह में। दूसरा अनुकूलन है पक्षयुक्त फल एवं बीज। ऐसे फल और बीज जिनमें कि विंग्स पाए जाते हैं, पक्ष पाए जाते हैं। इसको देख लेते हैं। कुछ पादपों में बीज तथा फल से संबंधित भित्ति पार्श्वीय अतिवृद्धि करते हुए विंग का निर्माण करती है। तो कुछ पादपों में जो है बीज या फल जो है उससे संबंधित जो भित्ति होती है वो अतिवृद्धि दर्शाते हुए एक विंग लाइक या पक्ष नुमा संरचना का निर्माण करती है। इसकी सहायता से यह फल व बीज आसानी से वायु के माध्यम से स्थान परिवर्तन या प्रकीर्णन दर्शाते हैं। ठीक है, जो फल की भित्ति हो गई या बीज की जो भित्ति हो गई, तो ये हमने पढ़ा है जो पार्श्व भित्तियाँ जो भित्ति जो है पार्श्व अतिवृद्धि करेंगी और विंग का निर्माण करेंगी। इसकी सहायता से जो है फल व बीज का आसानी से वायु के माध्यम से स्थान परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको ये एक अनुकूलन है, आप ये मान लीजिए। तो इसका उदाहरण है सिनकोना, एसर, हिप्टेज, ओरोजाइलम, होलोप्टेरिया आदि जो प्लांट्स में है। इसी प्रकार की विधि के द्वारा बीज प्रकीर्णन पाया जाता है। जैसे देखिए ये ओरोजाइलम है ना, तो इसमें ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया है। तो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो बनेंगी वो क्या महत्वपूर्ण काम करेगी, ये हवा की दिशा में, ठीक है, जो बीज है उसको ले जाने का काम करती है। उसकी वजह से आप ये मान लीजिए पंख नुमा संरचना की वजह से, और बीज तो हल्के हैं ही हैं, उन दोनों की वजह से जो है बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेगा। ठीक, थर्ड पढ़ते हैं रोमिल अतिवृद्धियों की उपस्थिति। विभिन्न पादप के बीजों में बीज की बाह्य सतह से महीन तंतु में रोम समान संरचनाएं विकसित होती हैं। यह संरचनाएं वायु के माध्यम से बीज प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कई जो पादप है उनके बीजों में बीज की जो बाह्य सतह होती है उससे महीन तंतु में रोम के समान संरचनाएं विकसित होती है। ठीक है, तो यह संरचनाएं वायु के माध्यम से बीज प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करती है। अब यह बीज चोल की संपूर्ण बाह्य सतह पर भी उपस्थित हो सकती है, जैसे कि गॉसिपियम में बीज चोल की संपूर्ण बाह्य सतह पर उपस्थित हो सकती है, जैसे कि गॉसिपियम में। ये देखिए ये बीज है, मान लीजिए इसकी समस्त हर तरफ चारों ओर जो है ये जो है स्ट्रक्चर आपकी बनी हुई है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा है इसके अतिरिक्त यह बीज के एक सिरे पर सघनता से उपस्थित होकर कोमा लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जो पैराशूट की भांति बीज प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करती है। कैलोट्रोपिस या आंकड़ा इसका उदाहरण है। ये देखिए ये बीज है इसका, और इसके जो एक स्थान है या एक शीर्ष स्थान पर है उसी स्थान पर काफ़ी सारे रेशे एकत्रित हो गए हैं, कोमा लाइक स्ट्रक्चर बना दी है। ठीक है, तो पैराशूट की भांति बीज प्रकीर्णन में ये सहायता करेगी स्ट्रक्चर, कोमा लाइक जो स्ट्रक्चर है कैलोट्रोपिस में। ठीक, तीसरा है हेलियंथस में क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रेसी के सदस्यों में बाह्यदल पुंज रोमिल अतिवृद्धियाँ बनाता है, जिसे पेपस कहते हैं। यह अतिवृद्धियाँ भी बीज प्रकीर्णन में सहायक है। एस्ट्रेसी के सदस्यों में बाह्यदल पुंज जो होता है, सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है, एक पुष्प की सबसे बाहर की जो संरचना होती है बाह्यदल पुंज होती है, आप जानते हो। तो वो क्या करता है, बाह्यदल पुंज रोमिल अतिवृद्धियाँ बनाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, पेपस। यह पेपस जो है वो भी बीज प्रकीर्णन में सहायक है। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों, चिरस्थायी रोमिल वर्तिका द्वारा। कुछ पादपों जैसे क्लीमेंटिस
नार्वेलिया में फलों के साथ रोमिल वर्तिका प्रकीर्णन अवस्था तक उपस्थित होती है। यह चिरस्थायी रोमिल वर्तिका फल प्रकीर्णन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, ये पादप है ऐसे क्लीमेंटिस का। इसमें फलों के साथ में जो वर्तिका होती है, इनकी वर्तिका की विशेषता क्या है? रोमिल। तो जो रोमिल वर्तिका होती है इसकी बीज प्रकीर्णन अवस्था तक फलों के साथ में रहती है और ये चिरस्थायी रोमिल वर्तिका के द्वारा ही बीज प्रकीर्णन का काम किया जाता है। इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्लीमेंटिस। ठीक, नेक्स्ट है इसका बच्चों दोलन शेप विधि द्वारा, यह बाई सेंसर मैकेनिज्म। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। कुछ पादपों जैसे कि अफीम पेपेवर में जिसका फल होता है बच्चों कैप्सूल, उसके शीर्ष पर क्या है? छिद्रों का निर्माण होता है। मान लीजिए ये अफीम है, अफीम का ये फल है, मान लीजिए ये वाला, तो इस पर जो शीर्ष होते हैं इस पर विभिन्न छिद्रों का निर्माण होता है। यह छिद्र वायु प्रवाह के साथ फल के दाएं व बाएं स्थानांतरण के साथ ही बीज प्रकीर्णन संपन्न करते हैं। मान लीजिए हवा चली तो कभी तो ये जो फल है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, कभी ये फल है राइट हैंड साइड में जाएगा। तो इस तरह से ये जब ये इधर उधर दाएं बाएं गति करेगा तो छिद्रों के माध्यम से जो है इसके जो बीज है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यह विधि कौन सी कहलाती है? दोलन शेप या सेंसर मैकेनिज्म। इस विधि द्वारा वायु प्रवाह के साथ साथ धीरे धीरे बीजों का प्रकीर्णन संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, सेंसर मैकेनिज्म के द्वारा अफीम पादप में बीजों का प्रकीर्णन किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं वायु द्वारा प्रकीर्णन में सहायक जो विधियां हैं उसमें लास्ट है रोलिंग मेथड। यह कम गहरे मूल तंत्र युक्त पादपों में तीव्र वायु प्रवाह के साथ संपन्न विधि है। यह वायु प्रवाह के साथ ही पादपों को मूल तंत्र द्वारा पृथक कर देती है। ये मूल तंत्र पृथक होकर वायु प्रवाह के साथ साथ स्थानांतरित होते हैं। यह बीज प्रकीर्णन भी संपन्न करते हैं। मान लीजिए बच्चों कुछ जो पादप है कम गहरे मूल तंत्र जो होते हैं, तो मान लीजिए तेज वायु का प्रभाव आया तो उस वायु के तेज प्रभाव के साथ में वो पादप है जड़ सहित जो है अधोस्तर से अलग हो जाता है और वायु प्रवाह के साथ साथ जो है स्थानांतरित होता रहता है। अब जैसे जैसे ये पादप स्थानांतरित होगा उस तरह से ही उसमें जो बीज है वो भी उन स्थानों पर गिरते हुए जाएंगे। तो यह ट्रेम्बल वीड या लुढ़कने वाले पादप कहलाते हैं, जैसे कि एकाइरेंथस। एकाइरेंथस पादप है, लुढ़कने वाले पादप की श्रेणी में आता है। इसका जो मूल तंत्र होता है बहुत कम गहरा होता है। वायु का तेज प्रभाव आया, वायु के तेज प्रभाव के कारण ये मूल सहित अधोस्तर से अलग हो जाएगा और लुढ़कते हुए आगे गति करेगा। लुढ़कने की जो प्रक्रिया है उसमें ही इसमें उसी के दौरान बीज प्रकीर्णन की जो क्रिया है वो भी संपन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये आज के टॉपिक में पढ़ा बीज प्रकीर्णन क्या है, बीज प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है और बीज प्रकीर्णन की जो कई विधियां हैं उसमें से हमने एक विधि का अध्ययन किया है, वो है वायु द्वारा प्रकीर्णन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा जो प्रकीर्णन की विधि है उसका विस्तृत में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।